हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जामेंटो चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम विकास कुमार है और दोस्तों आज का जो वीडियो है दोस्तों वो है पावर ग्रिड से रिलेटेड, पावर ग्रिड डीटी इलेक्ट्रिकल 2023। पावर ग्रिड में जो डीटी की वैकेंसी आई है तो इससे पहले मैं ऑलरेडी वीडियो डाल चुका हूँ जिसमें सिलेबस के रिगार्डिंग, ठीक है, उसका एडवर्टाइजमेंट, क्या क्या फैसिलिटी है, ठीक है, सैलरी या बेनिफिट्स जब आपका सिलेक्शन होगा उस पर भी वीडियो है। आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो है एग्ज़ाम से रिलेटेड, क्योंकि पावर ग्रिड का एग्ज़ाम विथिन 2 मंथ के अंदर हो जाएगा, तो आप लोग किस तरह से तैयारी कर सकते हैं इसका भी मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल चुका हूं। आज जो मैं डिस्कस करने वाला हूं बेसिक, कि आपको किस तरह से एक तरह से आप समझिए कि रिवीजन है, मतलब आप किस तरह से फार्मूला को यूज कीजिएगा। तो आज का जो टॉपिक है वो नेटवर्क से है, नेटवर्क थ्योरी से। तो मैं पहले यहाँ टॉपिक का लिख देता हूँ। आज का जो टॉपिक होगा वो होगा नेटवर्क थ्योरी। नेटवर्क थ्योरी से आज का टॉपिक है। सबसे पहले मैं बात करूंगा दोस्तों रेसिस्टेंस की, ठीक है। तो रेसिस्टेंस क्या होता है आपको पता होगा। व्हाट इज रेसिस्टेंस? रेसिस्टेंस को डिनोट क्या चीज़ से करते हैं? आर से। रेसिस्टेंट क्या करता है, ये जो है क्या करता है, करंट के फ्लो को क्या करता है, अपोज करता है। रेसिस्टेंट का जो कैरेक्टर होता है वो क्या करता है, अपोजिंग इन नेचर होता है, मतलब किसको अपोज करता है, करंट को। तो रेसिस्टेंट का जो सपोज करो, मतलब रेसिस्टेंस का क्या क्या फॉर्मूला हो सकता है। तो रेसिस्टेंस रो एल बाई ए, एक तो ये फॉर्मूला आता है आपका रेसिस्टेंस का, ठीक है। रेसिस्टेंस क्या हो गया, रेसिस्टिविटी इनटू लेंथ बाय एरिया। तो ये क्या चीज़ का, जैसे सपोज करो एक कंडक्टर है, ठीक है, एक कंडक्टर है और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है ए है और लेंथ क्या है, एल है। और ये जो है कंडक्टर या तो कॉपर का होगा या एल्युमिनियम का होगा या गैल्वेनाइज्ड स्टील होगा, गैल्वेनाइज्ड आयरन होगा, कुछ भी हो सकता है। तो ये जो कंडक्टर है, कोई भी कंडक्टर, ठीक है, तो इसका लेंथ है और इसका एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है। सपोज करो अगर आयरन है तो रेसिस्टिविटी ऑफ आयरन, तो ये जो है जिस भी मटेरियल का बना रहेगा वो रेसिस्टिविटी होगा। तो इसको क्या बोलेंगे, ये आपका रेसिस्टिविटी हो गया, रेसिस्टिविटी। ये हो गया लेंथ ऑफ द कंडक्टर, और ये हो गया, ये जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया। मतलब इसका कहने का मतलब है कि कोई भी कंडक्टर दे देगा आपको। सपोज करो कि एक आपका कॉपर रॉड दे दिया, तो उसका पूछेगा रेजिस्टेंस क्या होगा, तो आप कैसे निकालेंगे, आपको रेसिस्टिविटी पता होना चाहिए कितना होता है, ठीक है, लेंथ आपको पता होना चाहिए और क्रॉस सेक्शनल एरिया पता होना चाहिए, तभी जाकर आप रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। कभी रेजिस्टेंस दे देगा, एल दे देगा, ए दे देगा, रेसिस्टिविटी पूछ लेगा, कभी क्या करेगा, कभी एरिया पूछ लेगा, ये तीनों दे देगा। तो रेसिस्टिविटी क्या होता है, आर इक्वल टू रो एल बाय ए। ये तो आपका इसका हो गया। रेसिस्टेंस का जो उल्टा होता है, जो कंडक्टेंस, मैं एक एक करके बता रहा हूँ। कंडक्टेंस को जी से डिनोट करते हैं। कंडक्टेंस जो होता है रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस, मतलब जी इक्वल टू 1/r। मतलब रेसिस्टेंस क्या करता है, करंट को अपोज करता है, लेकिन कंडक्टेंस क्या करता है, करंट को असिस्ट करता है, मतलब करंट को फ्लो करने के लिए प्रेरित करता है। इसका मतलब ये हो गया, ठीक है। तो इसका रेसिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस क्या होगा, जी इक्वल टू क्या होता है, 1/r। डायरेक्ट एग्जाम में पूछ देता। इसके बाद दोस्तों रेसिस्टेंस सीरीज मतलब का जो या तो सीरीज में हो सकता है या पैरेलल में हो सकता है।
तो आपको पता होगा सीरीज में अगर रहेगा रेसिस्टेंस, सपोज करो कि एक ऐसे करके है, फिर ये सीरीज में है, सपोज करो ए है और बी है, ये आर ए हो गया या आर बी या आर सी। ये क्या है, 3 रेजिस्टेंस है, एक आर ए है, आर बी, आर सी। ये क्या है, तीनों सीरीज में है। अगर इसका मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिखूं तो इसको क्या लिख सकता हूं, आर ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्योंकि सीरीज में है तो ऐड हो जाएगा आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी, आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी, जब सीरीज में होगा। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे रेसिस्टेंस की जगह कंडक्टेंस लूँ, अगर रेसिस्टेंस की जगह कंडक्टेंस लेंगे सीरीज में, तो आर ए की जगह जी ए, आर बी की जगह जी बी और आर सी की जगह जी सी। अगर इसका मुझे सीरीज में कंडक्टेंस दिया रहेगा, कंडक्टेंस अगर दिया रहेगा सीरीज में, तो इसका जो इक्विवेलेंट होगा जी ए बी क्या हो जाएगा, 1/आर ए प्लस 1/आर बी प्लस 1/जी ए प्लस 1/जी बी प्लस 1/जी सी। यहाँ तक समझ में आ गया। सीरीज में अगर 3 रेजिस्टेंस रहेगा, ए और बी का इक्विवेलेंट निकालना था, आर ए बी इक्वल टू आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी। और रेजिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो आपको पता है, ओम होता है, ठीक है। अब मैं पैरेलल की बात करता हूँ। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर रेजिस्टेंस पैरेलल में होगा तब क्या होगा, एक एक करके मैं बता रहा हूँ, आप इसका नोट भी बना सकते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं ट्राई करता हूँ कि शॉर्टकट में आपको बताऊँ कम टाइम में, ठीक है। तो रेजिस्टेंस सीरीज में हो गया। अगर पैरेलल में होगा, पैरेलल रेजिस्टेंस, पैरेलल मतलब क्या, सपोज करो एक यहाँ पे है, ठीक है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, तीनों क्या है, पैरेलल है। इसको आर ए मानते हैं, इसको आर बी, इसको आर सी। अब मुझे यहाँ का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, आर इक्विवेलेंट, इस टर्मिनल का आर इक्विवेलेंट निकालना है। तो ये तीनों क्या है, पैरेलल में है। तो आर इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होगा, यानी 1/आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/आर ए प्लस 1/आर बी प्लस 1/आर सी। ये आपका जब रेजिस्टेंस क्या होगा, पैरेलल में होगा। अब यहाँ पे आर ए की जगह में भी कुछ भी दे सकता है, 4 देगा, आर बी की जगह 6, आर सी की जगह 8 दे देगा। तो आपका क्या हो जाएगा, 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/8। उसके बाद इसका आप नीचे का एलसीएम लेके कैलकुलेट कर सकते हैं, तो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा। ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर रेजिस्टेंस रहेगा या सीरीज में रहेगा। अब मैं एक सर्किट के थ्रू आपको बताता हूँ क्या है। सपोज करो एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे ये हो गया, ये सर्किट हो गया। मुझे आर इक्विवेलेंट निकालना। अब इसमें क्या है, यहाँ का मैं एग्जांपल के लिए बोलता हूँ 4 ओम है, शायद विजिबल होगा आपको। ये 4 ओम,
यहाँ पे मैं मान लेता हूँ 6 ओम है, ठीक है। यहाँ पे मैं मान लेता हूँ 3, यहाँ पे भी 6 मान लेता हूँ, यहाँ पे भी 6, ठीक है, और यहाँ पे भी 3 ओम है। इस तरह क्वेश्चन है। तो अगर आपको ये पता हो गया कि पैरेलल रेजिस्टेंस का कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है, सीरीज का कैसा होता है, तो यहाँ पे देखिए कॉमन नोट, जैसे देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक में एक भी इंटरमीडिएट रेजिस्टेंस नहीं है। मतलब एक कंप्लीट वायर अगर यहाँ से खींचेंगे तो यहाँ से यहाँ आ जाएगा, सिमिलरली यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक एक वायर नहीं खींच सकते क्योंकि बीच में रेजिस्टेंस आ रहा। यहाँ से यहाँ रेजिस्टेंस आएगा, उसके बाद यहाँ से कंप्लीट वायर खींच सकते हैं। इसका मतलब ए पाथ और ए ये तीनों क्या है, पैरेलल में है, दिख रहा है। अब देखो पैरेलल में है तो यहाँ पे 3 ओम प्लस ये दोनों का, ये क्या है, ये पैरेलल में है, ये दोनों ये क्या है, पैरेलल में है। तो पहले इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। 6 और 6 को सॉल्व कीजिएगा तो पैरेलल में क्या बोले, अगर 6/6 है तो डायरेक्ट 6 × 6/6 + 6 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3। तो इसके जगह पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसको डायरेक्ट हम 3 लिख सकते हैं। उस पैरेलल को सॉल्व करने के बाद ये भी 3 ओम। अब दोस्तों ये 3 और 3 तो क्या हो जाएगा, 6। तो इसको क्योंकि दोनों सीरीज में आ जाएगा तो इसको ये 6 ओम हो गया, ठीक है। अब देखो अब ये तीनों पैरेलल में आ गया। फिर तो पैरेलल में क्या बोले थे, 1/r इक्विवेलेंट मान के चलो, 1/r इक्विवेलेंट डैश, मतलब यहाँ पे मान लेते हैं r इक्विवेलेंट डैश, क्योंकि r इक्विवेलेंट निकालना है। पहले तो यहाँ का निकालेंगे कि r इक्विवेलेंट कितना आएगा, तो डैश करके, मतलब यहाँ से इसका कितना आएगा, पैरेलल कैपेसिटर, पैरेलल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो 1/r इक्विवेलेंट डैश, तो ये 6 और 3 पैरेलल में क्या लिखेंगे, 1/6 + 1/6 + 1/3। अगर इसका एलसीएम करेंगे 6, 1 + 1 + 2, तो 1/r इक्विवेलेंट डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4/6। उल्टा कर देंगे क्योंकि r इक्विवेलेंट डैश निकालना है, तो 6/4 इक्वल टू क्या होगा, 1.5 ओम। यहाँ का निकल गया 1.5, मतलब यहाँ का। तो मैं इसको सारे को मिटा देता हूँ। ये तीनों को मैं सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, यहाँ पे r इक्विवेलेंट डैश इक्वल टू 1.5। अब दोस्तों r इक्विवेलेंट निकालना है तो ये आपका क्या हो गया, एक सीरीज हो गया। तो r इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, r इक्विवेलेंट इक्वल टू 4 + 1.5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5.5 ओम। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, फाइनल आंसर क्या हो जाएगा इस सर्किट का, 5.5। तो ये तो मैं डिटेल में बताया आपको किस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन एग्ज़ाम में क्या होता है, बहुत कम टाइम रहता है। तो एग्ज़ाम में आप क्या करते हो, इसी सर्किट को विथिन 20 सेकेंड में सॉल्व करना रहेगा। तो आपको जब सॉल्यूशन करेंगे तो आपको धीरे धीरे जो कैलकुलेशन है वो फास्ट हो जाएगा, आप तुरंत इसका आंसर दे दें। अब बहुत ही सिंपल है। सीरीज पैरेलल का हो गया आपका, रेजिस्टेंस के बारे में पता चल गया आपका, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस क्या होता है, रेसिप्रोकल और रेजिस्टेंस कंडक्टेंस हो गया। अब मैं बात करता हूँ करंट की, ठीक है। करंट का क्या बोलते हैं, डिनोट करते हैं आई से। इसका यूनिट क्या होता है करंट का, एम्पियर, ठीक है। करंट का यूनिट एम्पियर। करंट को आई इक्वल टू क्या लिखते हैं, आई इक्वल टू dq/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज।
यही है ना, इसका मतलब ये है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज क्या होता है, आपका करंट होता है। चार्ज का यूनिट कूलम, क्यू क्या है, चार्ज है, इसका यूनिट क्या होता है, कूलम्ब होता है, ठीक है। और टी हो गया टाइम, टाइम इसका क्या होता है, सेकेंड होता है। तो कूलम्ब सेकेंड, कूलम्ब पर सेकेंड भी क्या होता है, करंट का क्या होगा, यूनिट होगा, लेकिन करंट का एम्पियर हम लोग बोलते हैं। तो ये तो आपका करंट हो गया, ठीक है। तो करंट क्या होता है कि कोई भी कंडक्टर है, सपोज करो कंडक्टर है, तो कंडक्टर जब तक स्टैटिक मीन्स कंडक्टर सिंपल एक मीटर का एग्जांपल के लिए 1 मीटर का आप क्या करो, वायर ले लो, ठीक है, कॉपर वायर। तो कॉपर वायर ले लोगे तो उसमें क्या रहेगा, उसमें स्टैटिक चार्ज रहेगा, क्योंकि कोई भी कंडक्टर में स्टैटिक चार्ज रहता है। लेकिन उसमें करंट फ्लो करवाने के लिए, ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, प्रेशर देना पड़ेगा। प्रेशर कौन देता है, वोल्टेज। वोल्टेज का क्या काम है, वोल्टेज जैसे ही अप्लाई करेंगे तो जो उसमें स्टैटिक्स चार्ज जितना भी है कंडक्टर में, वो क्या करेगा, एक्टिव हो जाएगा, तो फ्लो करना स्टार्ट कर देगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। जितना प्रेशर बढ़ाएंगे, मतलब जितना वोल्टेज बढ़ाएंगे कोई भी कंडक्टर में, उतना तेज़ी से क्या होगा, वो चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम फास्ट मूवमेंट होगा, और उस स्पीड से करंट भी उसमें फ्लो करेगी। तो इसलिए जितना प्रेशर, मतलब जितना आप वोल्टेज बढ़ाते हैं, उतना क्या करता है, करंट तेज़ी से मूव करता है। और तो इसलिए यहाँ पे जो है आपका, जब तक कंडक्टर स्टैटिक्स है, ठीक है, स्टैटिक्स मीन्स उस पर कोई एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा, स्टैटिक चार्ज होगा। जैसे ही उसमें वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो उसमें क्या होता है, करंट फ्लो करने रहता है। सपोज करो, जैसे मान के चलो एक कंडक्टर है, कंडक्टर है, यहाँ से मैंने, इसमें कुछ चार्जेज होगा, कंडक्टर है तो इसमें चार्ज होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स होगा जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट करता है, ठीक है। ये कंडक्टर है, अब इसमें हमने क्या किया, वोल्टेज अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे ही वोल्टेज अप्लाई करेंगे ना, तो करंट जो है मूवमेंट करने लगेगा, किधर, पॉजिटिव से नेगेटिव, ठीक है। करंट क्या कैसे फ्लो करेगा, ऐसे पॉजिटिव से इधर से जाएगा, फिर वापस सर्कुलेट करते रहेगा। अब एक कंडक्टर में कुछ रेजिस्टेंस होगा, कंडक्टर में कुछ रेजिस्टेंस होगा, जितना भी कंडक्टिंग होता है एलिमेंट, उसमें कुछ न कुछ रेजिस्टेंस होता है, जो क्या करेगा, इस करंट को क्या करेगा, अपोज करेगा। तो इसका रेजिस्टेंस मान लो R है, तो हम लोग लिखते हैं ना फॉर्मूला V = IR। ये तो एकदम बेसिक फार्मूला V = IR। तो आपका क्या होगा, वोल्टेज = IR। तो बस इसका जो समझाने का मेरा मकसद था ये कि इसमें फार्मूला ये रखिए, I = dQ/dt। क्यों आपको पता है क्या है, चार्ज, उसका यूनिट सबका आपको याद रहना जरूरी है, ठीक है। तो V = IR। अब नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। ट्राई करता हूँ मैं बहुत कम टाइम में आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँ। मैं अभी क्या है कि बेसिक से आपको बता रहा हूँ, तो फार्मूला में बहुत सारे फार्मूलाज हैं। अब पावर के बारे में क्या क्या पावर्स होता है, ठीक है। अब मैं पावर के बारे में बताता हूँ। पावर, ठीक है। पहले तो देखिए पावर कितने टाइप्स के होते हैं, क्योंकि हम लोग एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, पावर मीन्स कि अलग अलग टाइप्स होता है पावर का। रियल पावर क्या है, रिएक्टिव पावर क्या है, एपरेंट पावर क्या है, ठीक है, कम्प्लेक्स पावर किसको बोलते हैं, ठीक है, जो एग्जाम में आता है। अब दोस्तों पावर को अगर मैं बोलूं तो पहला होता है रियल पावर। रियल पावर, कभी कभी एग्जाम में रियल पावर
कहीं कभी कभी इसी को ट्रू बोल देता है, ट्रू पावर। ये जानना जरूरी है क्या। दूसरा होता है दोस्तों रिएक्टिव पावर, ठीक है। दूसरा क्या है, रिएक्टिव पावर। तीसरा होता है दोस्तों एपरेंट पावर। ठीक है, ये क्या हो गया, रियल पावर। इसको डिनोट करते हैं P से, क्या चीज से डिनोट करते हैं, कैपिटल P से। रिएक्टिव पावर को Q से, ठीक है। और एपरेंट पावर को A से भी डिनोट करते हैं और S से भी करते हैं, A या S, किसी से भी डिनोट करते हैं। रियल पावर, रिएक्टिव पावर, एपरेंट पावर। एपरेंट पावर जो होता है S इक्वल टू, मैं एक जगह S मान लेता हूँ, P प्लस जे क्यू। अब इसको हम क्या बोल सकते हैं, देखिए रिएक्टिव पावर है P प्लस जे क्या दर्शाता है, इमेजिनरी को, मतलब इसको हम इमेजिनरी पावर भी बोल सकते हैं Q को, ठीक है। और S क्या है, S मतलब कम्प्लेक्स पावर हो गया। S क्या है, उसको कम्प्लेक्स, तो P प्लस जे क्यू। अगर इसको हम उस फॉर्म में लिखें तो S इक्वल टू क्या होगा, रूट अंडर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। ये पढ़े होंगे क्या होता है, Y इक्वल टू, सॉरी जो कम्प्लेक्स पढ़ते हैं ना हम लोग, रियल और कम्प्लेक्स, तो ये होगा रियल और ये कम्प्लेक्स नंबर, है ना। तो जब इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखेंगे S का, तो क्या हो जाएगा, S इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। अगर सपोज करो कि कोई सर्किट दे दिया एग्जाम्पल के लिए, बोल रहा है कोई नेटवर्क है, उसमें रियल पावर जो है P इक्वल टू दिया है 3 किलोवाट, ठीक है। और आपका रिएक्टिव पावर Q इक्वल टू 4 kVAR। ये यूनिट है दोस्तों, एकदम याद रखिए, ये किलोवाट और kVAR। और मुझे S निकालना है, कम्प्लेक्स पावर निकालना है या एपरेंट पावर निकालना। तो S इक्वल टू क्या होगा, एग्जाम्पल के लिए P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला निकालना है आपको, लगाना है। तो P क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस Q 4 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, रूट 25 इक्वल टू 5 kVA। अब यहाँ से आपको देखिए कितना क्वेश्चन का आंसर मिल गया। रियल पावर का यूनिट, इसका यूनिट किलोवाट, ठीक है। या अगर पावर सिस्टम में डील करते हैं तो मेगावाट। हम लोग क्योंकि पावर सिस्टम में डील करते हैं, कोई भी पावर प्लांट होता है तो मेगावाट में होता है, 500 मेगावाट, 1000 मेगावाट, ठीक है। तो रियल पावर का यूनिट क्या होगा, किलोवाट। रिएक्टिव पावर का यूनिट क्या होगा, kVAR। kVAR मीन्स रिएक्टिव। या अगर हम लोग क्योंकि MVAR भी डील करते हैं, जब पावर सिस्टम में पढ़ेंगे तो MVA मेगा वोल्ट एम्पियर, ठीक है, रिएक्टिव पावर। एपरेंट पावर क्या होता है, एपरेंट पावर का यूनिट ये होता है आपका kVA या MVA। एग्जाम में कुछ भी दे सकता है कि रियल पावर का क्या होता है, या तो मेगावाट दे सकता है या किलोवाट दे सकता है या दोनों दे सकता है, ठीक है। तो ये आपका बेसिक है पावर का। अब देखिए पावर में जो दोस्तों एक चीज़ मैं बताता हूँ,
पावर का ट्रायंगल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर उसको आप एक बार समझ जाएंगे तो जो पावर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, मोस्टली आते हैं हर एग्जाम में, तो आप उसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। मैं पावर का ट्रायंगल आपको एक बताता हूँ क्या है, ठीक है। इतना आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे, ठीक है। तो अभी मैं पावर का ट्रायंगल के बारे में बता रहा हूँ, ये समझ में आ गया होगा आप लोग को। मैं ज़्यादा फास्ट नहीं जा रहा हूँ अभी, क्योंकि मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि आप लोग में से कुछ स्टूडेंट होंगे जो अभी बिल्कुल नए नए होंगे, तो इसलिए मैं उतना फास्ट नहीं जा रहा हूँ अभी। सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है दोस्तों होता है पावर ट्रायंगल। पावर ट्रायंगल अगर इसको आप समझ जाइएगा ना, अगर इसको आप समझ गए तो बहुत सारे क्वेश्चन को आप आराम से सॉल्यूशन कर सकते हैं। सिंपल है। पावर ट्रायंगल मीन्स, सपोज करो यह है पावर ट्रायंगल, ठीक है दोस्तों। ये हो गया आपका पावर, रियल पावर, ठीक है। ये हो गया आपका रिएक्टिव पावर, और ये हो गया आपका एपेरेंट पावर। एपेरेंट पावर का क्या बोले थे आपको यूनिट में, इसको केवीए या एमवीए करेंगे तो यहाँ केवीए सिर्फ लिख रहा हूँ। यहाँ पे रियल पावर किलोवाट, ठीक है, और यहाँ पे रिएक्टिव पावर केवीएआर, ठीक है। ये किलोवाट है और यह है केवीए। तो ये क्या है, एक तरह से राइट एंगल ट्रायंगल है, और यहाँ पे मान के चलिए कि कोई एंगल है थीटा, ठीक है। अगर थीटा मीन्स ये एंगल किसका होगा, वोल्टेज और करंट का। वोल्टेज और करंट का एंगल कितना होगा, थीटा होगा। तो वो डिपेंड करता है लोड कैसा है, कैपेसिटिव है, इंडक्टिव लोड है, ठीक है, या रेसिस्टिव लोड है। अगर रेसिस्टिव होगा उसके बारे में बताऊंगा कि जो वेक्टर डायग्राम क्या होता है, फेजर डायग्राम क्या होता है, ठीक है। मैं अभी बेसिक बता रहा हूँ, बस आप इसको एक बार याद रखिए। ये क्या हो गया, एंगल हो गया थीटा, और ये आपका रियल पावर, रिएक्टिव पावर और एपेरेंट पावर। अगर आप पढ़े होंगे, अगर ये वाला पढ़े होंगे आप, सपोज करो यहाँ थीटा है या फाई है, यहाँ हो गया बेस, बी हो गया, पी हो गया, एच हो गया। तो यहाँ पे पढ़े होंगे साइन थीटा ट्रिगोनोमेट्री में, ठीक है। ए बी सी मान लेते हैं, ए बी सी कोई ट्रायंगल है, ठीक है। तो यहाँ पे साइन थीटा पढ़े होंगे, साइन थीटा इक्वल टू, साइन थीटा क्या होगा, पी बाई बी, पी बाई एच, पी बाई एच, कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होगा, बी बाई एच, है ना। सिमिलरली टेन थीटा क्या होगा, टेन थीटा पी बाय बी। ये पढ़े होंगे आप ट्रिगोनोमेट्री में, साइन थीटा पी बाय एच, कॉस थीटा बी बाय एच, टेन थीटा पी बाय बी। उसके बाद आप इसका टेन का उल्टा कॉट बी बाय पी, कॉस का उल्टा सेक एच बाई बी, और साइन का उल्टा कॉसेक हो गया एच बाई पी। तो इस फार्मूला का हम रिलेट करते हैं यहाँ पे दोस्तों। तो यहाँ पे हम साइन थीटा है, यहाँ पे क्या है, फाई है, ठीक है। यहाँ थीटा लिया तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये क्या है हाइपोटेनस, एच यही है ना। तो ये लिखिए रियल क्या होगा, साइन थीटा इक्वल टू के वी ए आर बाई के वी ए
बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है दोस्तों। साइन थीटा इक्वल टू रिएक्टिव पावर बाय एपरेंट पावर। सिमिलरली कॉस थीटा इक्वल टू, कॉस थीटा क्या है, बी, बेस क्या है, रियल पावर, यानी रियल, मैं यूनिट यहाँ पे सिर्फ लिख रहा हूँ किलोवाट, और एच क्या है, के वी है, के वी है। अगर मैं 10 लिखूँ, टेन थीटा इक्वल टू, टेन थीटा क्या है यहाँ पे, पी क्या है, के वी आर बाई, ये क्या है, किलोवाट। टेन थीटा देखियो किलोवाट। अब इसी को आप साइन थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, के वी आर को क्या बोलते हैं, क्यू यानी रिएक्टिव पावर, और के वी क्या होता है, एस, क्यू बाई एस, ठीक है। कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, रियल पावर को डिनोट करते हैं पी में, पी बाई के वी क्या होता है, एस, है ना। और टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई पी। अगर आप इसको, इस फॉर्मूला को, इस पावर ट्रायंगल को आप अगर एक बार समझ गए तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन का जो आपका आंसर है एग्जाम में आसानी से बन जाएगा, कन्फ्यूजन नहीं होगा। क्योंकि इस टॉपिक में बहुत कन्फ्यूजन होता है कि रियल पावर क्या है, रिएक्टिव क्या है, एपरेंट क्या है, उसके यूनिट्स क्या हैं, ठीक है। तो ये बेसिक फार्मूला है दोस्तों। अगर इसको आप एक बार अगर इसको आप दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। इससे आप बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में बना सकते हैं। तो उसके बाद दोस्तों पावर ट्रायंगल हो गया आपका। मैं ट्राई करता हूँ आप लोग को समझाने का अपने तरफ से, जहाँ तक मुझे नॉलेज है उसके अनुसार मैं बताने की कोशिश करता हूँ। और एग्ज़ाम के जो अभी का लेटेस्ट पैटर्न है, आप कोई भी चीज़ को कितनी अच्छी तरह समझ सकते हैं, ठीक है। जो छोटे छोटे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं जो फार्मूला बेस्ड रहते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट का कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा रहता है, फार्मूला में ही कन्फ्यूज कर जाते हैं, इसलिए उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते। तो दोस्तों मैं अभी क्या क्या बता दिया, रेसिस्टेंस के बारे में बता दिया, कंडक्टेंस क्या होता है तो वो बता दिया, फिर करंट के बारे में बता दिया, ठीक है। रेजिस्टेंस का कनेक्शन सीरीज पैरेलल क्या होता है, उसके बाद आपका पावर के बारे में बता दिया, पावर ट्रायंगल के बारे में बता दिया, जो भी है उससे रिलेटेड। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट जो है इंडक्टेंस के बारे में। इंडक्टेंस बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इंडक्टेंस का जो मेन है क्या चीज़, कोई भी सर्किट, इंडक्टेंस क्या है, एक रिएक्टिव एलिमेंट है, रिएक्टिव एलिमेंट करना। सबसे पहले जगह इंडक्टेंस जो है, इट इज यूज्ड टू स्टोर मैग्नेटिक एनर्जी इन मैग्नेटिक फील्ड। एग्जाम में दोस्तों डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इंडक्टेंस एनर्जी कहाँ पे स्टोर करता है, कहाँ करेगा, मैग्नेटिक फील्ड में। और कैपेसिटेंस कहाँ करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो इंडक्टेंस क्या है, इट इज यूज्ड टू स्टोर द मैग्नेटिक एनर्जी इन मैग्नेटिक फील्ड। और इंडक्टेंस क्या करता है, कोई भी सर्किट है तो उसमें जितने भी रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जो पावर फैक्टर को कम करना ज़्यादा करना, जैसे इंडक्टेंस कैपेसिटेंस का, कैपेसिटेंस क्या करता है, पावर फैक्टर को इम्प्रूव करता है, ठीक है। उसी तरह इंडक्टेंस भी है, ठीक है। इंडक्टेंस पावर फैक्टर को इम्प्रूव नहीं करता, लेकिन जो करंट का जो फ्लो है ना उसको मेंटेन रखता है। कौन, इंडक्टेंस। इंडक्टेंस इसलिए कोई भी, जैसे जो भी सर्किट में रिएक्टिव एलिमेंट आ जाता है,
जैसे ट्रांसमिशन लाइन है आपका, मतलब एक एक ट्रांसमिशन लाइन 400 किलोमीटर का, तो उसमें इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस का जो है महत्वपूर्ण योगदान है। जब आप ट्रांसमिशन लाइन में पढ़ेंगे तो आपको आइडिया आ जाएगा। भाई यहाँ पे सिर्फ बेसिक बता रहा हूँ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। इंडक्टेंस क्या करता है, बस एक यहाँ पे एक याद रखिए, इंडक्टेंस है मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी स्टोर करता है। सिमिलरली अगर इंडक्टेंस सपोज करो, इंडक्टेंस ए बी L1 L2 L3 सीरीज में है, कनेक्टेड, सीरीज में कनेक्टेड है, तो क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट LAB LA प्लस LA नहीं L1 प्लस LB L2 प्लस LC, क्या हो गया इक्विवेलेंट इंडक्टेंस ए और बी के बीच का। ठीक है, तीनों सीरीज में इसलिए जोड़ दिया। अगर पैरेलल में रहेगा तो क्या रहेगा, ऐसे रहेगा, फिर दूसरा ऐसे रहेगा, फिर तीसरा ऐसे रहेगा, ऐसे ये भी पैरेलल हो गया, या ऐसे भी रह सकता है, ये भी पैरेलल है ना, तीनों एक दूसरे के पैरेलल है। यहाँ मुझे L इक्विवेलेंट निकालना है, यहाँ L1 L2 L3 ये पैरेलल है, या तो ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, ये भी पैरेलल है। ठीक है, ये क्या है हॉरिजॉन्टल है, ये क्या है वर्टिकल है। यहाँ भी L इक्विवेलेंट यहाँ से निकाल सकते हैं, L इक्विवेलेंट, ये इसको L1 L2 और L3 दोनों सेम ही है, दोनों पैरेलल में ही है। तो अगर इसका L इक्विवेलेंट लिखेंगे तो L इक्विवेलेंट क्या होगा, यानी 1/L इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3। इसका अगर L इक्विवेलेंट निकला तो 1/L इक्विवेलेंट के इक्वल टू 1/L1 प्लस 1/L2 1 प्लस 1/L3। तो ये सीरीज और पैरेलल है। और इंडक्टेंस से रिलेटेड और क्या क्या फॉर्मूला है वो मैं बताता हूँ, आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं, पॉज करके आप आराम से नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, मैं अभी आगे नेक्स्ट बताता हूँ। एनर्जी इंडक्टेंस क्या करता है, एनर्जी को कहाँ पे स्टोर करता है, मैग्नेटिक फील्ड में। तो एनर्जी इक्वल टू क्या होगा, इंडक्टेंस का हाफ LI², वेयर ई क्या होता है एनर्जी, ठीक है, L क्या होता है इंडक्टेंस ऑफ कॉइल। जो भी कॉइल यूज करेंगे हम, इंडक्टर का जो कॉइल ही होता है ना इंडक्टर में, सपोज करो इंडक्टर किसको बोलते हैं, ऐसे करके ये क्या है, एक कॉइल है। ठीक है, तो ये क्या है इंडक्टेंस है। तो L लेंथ हो गया, मान के चलिए L क्या हो गया, लेंथ हो गया। और ये कॉइल का एक क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, हर चीज़ का कोई ना कोई एरिया तो रहता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया भी होगा कॉइल का। इस कॉइल का क्रॉस सेक्शनल एरिया भी होगा A, और ये लेंथ ऑफ द कॉइल। तो उसका मैं बताता हूँ। एक तो फार्मूला ये हो गया, इससे बहुत क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, बहुत। L हो गया, और करंट क्या होता है, I इक्वल टू करंट फ्लो थ्रू द कॉइल, करंट फ्लो थ्रू द कॉइल। ठीक है, तो एनर्जी अगर पूछेगा, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एनर्जी क्या होगा, L दे देगा एग्जाम में, I दे देगा। ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए, एनर्जी इक्वल टू हाफ LI² होता है। तो वहाँ से आप L का वैल्यू और I का वैल्यू पुट करके
आप उसका आराम से एनर्जी निकाल सकते हो। इस पे बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। एक और फार्मूला होता है दोस्तों, L इक्वल टू, जो ये जो मैं बता रहा हूँ उसका L इक्वल टू एन स्क्वायर ए बाई एल, ठीक है। एन स्क्वायर म्यू इंटू ए बाई एल। एन क्या हो गया, एन जो होता है नंबर ऑफ टर्न, TURN, नंबर ऑफ कितना टर्न है, ये जो है कितना टर्न है, ठीक है। ए हो गया आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये जो कॉइल है उसका। एल हो गया लेंथ, ठीक है। और म्यू जो हो गया, म्यू क्या है, म्यू किसको डिनोट करते हैं, परमेबिलिटी, ठीक है। इंडक्टेंस के केस में परमेबिलिटी और कैपेसिटेंस के केस में क्या होता है, परमिटिविटी, सॉरी, इंडक्टेंस के केस में परमेबिलिटी होता है और कैपेसिटेंस के केस में परमिटिविटी। तो एन स्क्वायर इंटू क्या हो गया, ये परमिबिलिटी इंटू ए बाई एल। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है।